भी सरकार की बात करेंगे, जब भी हम लोग सरकार की बात किया जाए, तो सरकार सरकार दो ही प्रकार का होगा। सरकार तो दो प्रकार का होगा। मैं सरकार के अंग की बात नहीं कर रहा हूं, आर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में सरकार कितने प्रकार की हो सकती है? तो दो प्रकार की सरकार हो सकती है। एक संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार। तो दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। दो ही प्रकार की सरकार हमारे यहां हो सकती है, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब जब सरकार के अंग की बात करते हैं, तो हमें शक्ति का पृथकीकरण का सिद्धांत याद आता है। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथकीकरण, सेपरेशन ऑफ पावर, जो मास्टेंग्यू नामक विद्वान ने दिया था। तो सेपरेशन ऑफ पावर जब आता है, तो कहते हैं सरकार के तीन अंगों, सरकार के तीनों अंगों को सेपरेट किया जाए। फ्रांसीसी विद्वान दार्शनिक मास्टेंग्यू नामक विद्वान ने सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया। क्यों दिया, उसके पीछे भी उनका लॉजिक है। पहली बात कि अगर समस्त एक ही व्यक्ति में वही व्यक्ति विधि का निर्माण भी करे, वही क्रियान्वयन भी करे, वही व्याख्या भी करे, अगर समस्त शक्तियों का संकेंद्रण किसी एक व्यक्ति में होगा, समस्त शक्तियों का संकेंद्रण किसी एक व्यक्ति में होगा, तो उस व्यक्ति का, उस पदाधिकारी का, उस संस्था का निरंकुश होना स्वाभाविक है। मुगल पीरियड में आप लोग देखिए, जब आप मुगल पीरियड में देखते हैं, मुगल प्रशासन पढ़ते हैं, तो मुगल सम्राट में विधायी शक्ति भी थी, कार्यकारी शक्ति भी थी, न्यायिक शक्ति भी थी, सैनिक शक्ति भी थी, वित्तीय शक्ति भी थी, प्रशासनिक भी। इन समस्त शक्तियों का संकेंद्रण किसी एक व्यक्ति में था, या एक पद में था, या एक संस्था में हो। जब समस्त शक्तियों का संकेंद्रण किसी एक व्यक्ति में होगा, पद में होगा, संस्था में होगा, तो उसका निरंकुश होना स्वाभाविक है। इसलिए उसकी निरंकुशता को, उसकी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर की आवश्यकता पड़ी। ये सेपरेशन ऑफ पावर का पहला तर्क है। दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य करने के लिए योग्य नहीं होता। मान लीजिए किसी व्यक्ति का योग्यता, क्षमता, दक्षता उसकी कानून बनाने में है, ना कि क्रियान्वयन या व्याख्या करने में। किसी की व्याख्या करने में दक्षता है, किसी को इंप्लीमेंट करने की दक्षता है। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य करने के लिए योग्य नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति जिस कार्य को करने के लिए योग्य हो, जो जिस कार्य में दक्ष हो, जो जिस कार्य को करने के लिए योग्य हो, तो उसकी दक्षता के आधार पर कार्यों का वितरण किया जाए। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, कार्यात्मक विशेषीकरण के आधार पर जब कार्यों का वितरण किया जाता है, तो वो व्यक्ति अपने कार्य में दक्ष होगा तो अच्छा काम करेगा। इसलिए फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को प्राप्त करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर की आवश्यकता पड़ी। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को प्राप्त करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर की आवश्यकता पड़ी। ये दूसरा कारण था। तीसरी बात, हमारे यहां मान लीजिए, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, मैं ही कोचिंग को मैनेज करूं, मैनेजमेंट का काम भी मेरे पास ही हो, और मैं टीचर का भी काम कर रहा हूं, टीचिंग भी मैं ही कर रहा हूं, मैं ही मैनेजमेंट का काम करूं और मैं ही टीचर का काम करूं, और आप मेरे एक कार्य से संतुष्ट हैं और एक कार्य से मेरे खुश नहीं हैं,
अब ऐसी स्थिति में आपको शिकायत करना है। अब दोनों काम मैं ही कर रहा हूं, क्या आप शिकायत कर पाएंगे? आप सोचेंगे कि अगर ये सर ही दोनों काम करते हैं और अगर इनसे शिकायत करेंगे तो कहीं नाराज हो जाएं। इसलिए सरकार के सरकार के अंगों को सेपरेट किया गया ताकि एक अंग से अगर किसी को शिकायत है तो एक अंग से किसी को समस्या है तो उस अंग की शिकायत दूसरे अंग से कर सके। तो शिकायत करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर की आवश्यकता पड़ेगी। चौथी बात, चौथी बात, मान लीजिए कि मैं पढ़ा भी रहा हूं, मैनेज भी कर रहा हूं, मैनेजमेंट का भी काम करूं, तो दोनों कार्यों के अकाउंटेबिलिटी तो मेरी ही है। व्यक्ति अकेला हूं, अकाउंटेबिलिटी मेरे पास दो है। अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? किस कार्य के लिए आपको मुझे अकाउंटेबल बन ठहराओगे? इसलिए जवाबदेहिता तय करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर की आवश्यकता पड़ी। भाई विधायी कार्य के लिए जवाबदेह विधायिका होगी, क्रियान्वयन करने की जवाबदेही कार्यपालिका की होगी, व्याख्या करने की, न्याय देने की जवाबदेही न्यायपालिका की होगी। इसे सरकार के तीनों अंगों की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर की आवश्यकता पड़ गई। सरकार के तीनों अंगों की जवाबदेही तय होगी। लेजिस्लेचर की भी अकाउंटेबिलिटी होगी, एग्जीक्यूटिव की भी अकाउंटेबिलिटी होगी और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी होगी। सभी की जवाबदेही तय करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर की आवश्यकता पड़ेगी। इस तर्क के आधार पर सेपरेशन ऑफ पावर आया, शक्ति का पृथकीकरण आया। सरकार के अंग सेपरेट होंगे, सरकार के तीनों अंग अलग अलग होंगे। वहां से आता है सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट। समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को? सारे लोगों को समझ में आ रहा? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना? बढ़िया समझ में आ रहा? अब चले देखा जाए तो मैंने अभी आप लोगों से कहा कि सरकार की जब भी बात करेंगे तो सरकार दो ही होगी, या तो यूनियन गवर्नमेंट होगा या तो स्टेट गवर्नमेंट होगा। और जब भी संघ सरकार की बात करेंगे, यानी संघ सरकार, राज्य सरकार, जिस भी सरकार की बात करोगे, जैसे हम लोग सरकार की बात करते हैं तो अब तो ये कंफर्म हो गया कि सरकार के तीन अंग होंगे। सरकार के तीन अंग होंगे। तो सरकार के तीन अंग की बात किया जाए, सरकार के तीन अंग होंगे, लेकिन पढ़ने का तरीका थोड़ा सा दूसरा होगा। आप लोग इस रूप में पढ़ेंगे, संघ की विधायिका, संघ की विधायिका। दूसरा है संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। और तीसरा आता है संघ की न्यायपालिका, न्यायपालिका। इसी प्रकार जब हम लोग राज्य सरकार की बात करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो राज्य में भी सरकार के तीन ही अंग होंगे। जब राज्य सरकार की बात करोगे तो वहां भी सरकार के तीन ही अंग होंगे। राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और तीसरा आता है राज्य की न्यायपालिका। राज्य की न्यायपालिका, ये सरकार के तीन अंग हैं और तीनों अंगों के कार्य सभी लोग जानते हैं कि विधायिका विधि निर्माण की संस्था है, कार्यपालिका का काम विधियों का क्रियान्वयन करना है और न्यायपालिका का काम देखना है कि देश का शासन और प्रशासन का संचालन विधि के शासन के अनुसार चलाया जा रहा है कि नहीं, और संविधान की कोई भी चीज अस्पष्ट और अपरिभाषित हो उसको व्याख्या करने का काम न्यायपालिका को दिया गया है। तो न्यायपालिका का काम विधि की व्याख्या करना है, न्याय देना है, कन्फर्म का। इस सारे काम हमारे यहां न्यायपालिका को दिया गया। तो जिस प्रकार संघ की विधायिका का काम कानून बनाना है, उसी प्रकार राज्य की विधायिका का काम राज्य के लिए कानून बनाना है, कन्फर्म का।
ये सरकार के तीनों अंग हमारे यहां अलग अलग दिखाई देते हैं। अब जब संघ की विधायिका की बात करते हैं तो संघ की विधायिका को हम लोग संसद कहते हैं। संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है, संसद। अब ये भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न इसका नाम हो सकता है कि भारत में इसे संसद कहते हैं, ब्रिटेन में इसे संसद कहते हैं, अमेरिका में इसे कांग्रेस कहते हैं, नेपाल में इसे राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, अफगानिस्तान में इसे शोरा कहते हैं, ईरान में इसे मजलिस कहते हैं, जापान में इसे डाइट कहते हैं, रसिया में इसे ड्यूमा कहते हैं। भिन्न भिन्न देशों में इसका नाम भिन्न भिन्न हो सकता है। अफगानिस्तान में इसका नाम शोरा है, शोरा कहते हैं। बांग्लादेश में इसे राष्ट्रीय पंचायत, बांग्लादेश में इसे राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। बांग्लादेश में जाति संसद बोलते। तो भिन्न भिन्न देशों में इसका नाम भिन्न भिन्न है, ठीक है ना। लेकिन है ये विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था। तो भारत में संघ की विधायिका को संसद कहते हैं। संघ की कार्यपालिका, जब संघ की कार्यपालिका की बात करते हैं तो हमारे यहां संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एवं प्राइम मिनिस्टर से मिलकर बनता है हमारे यहां संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से मिलकर बनता है। मैंने यहां संघ की कार्यपालिका में अटॉर्नी जनरल को नहीं रखा है। पहली बात क्लियर कर लीजिएगा कि आप लोग जहां भी पढ़ते हैं, जो भी किताब पढ़ते हैं, क्योंकि आज के डेट पर ऑथेंटिक किताबें तो पढ़ता नहीं कोई। जय नारायण पांडे नहीं पढ़ेंगे, ब्रिज किशोर शर्मा नहीं पढ़ेंगे, डी बसु तो पढ़ेंगे नहीं, जहां लिखा हुआ है। हमारे यहां संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से मिलकर संघ की कार्यपालिका बनती है।